तो भाई मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा आपका। जो लोग कल आए थे वो ठीक है, जो लोग नहीं आए थे उनको नाम बता देता हूँ। मेरा नाम जगदीप चौधरी है और पिछले 13 साल से जो है मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और अगर अपने सिलेक्शंस की बात करता हूँ तो 15 टाइम्स जो है वो अलग अलग डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्टेड हूँ, जिनमें दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी रहा हुआ हूँ। इसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम में और एएसओ जो होता है सीएसएस में होता है, एसएससी के थ्रू वो रहा हुआ हूँ। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, एसबीआई में मैनेजर रहा हुआ हूँ। तो ये तो मेरे सिलेक्शन के बारे में। अब सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं अपन, तो मेनली अल्टीमेटली वही है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैथ्स का रोल मैंने लास्ट टाइम बताया था 15% रहेगा। 15% जो है वो आपका मैथ्स का रोल है। 15 क्वेश्चन आपके गणित के आएंगे और कोशिश अपन करेंगे कि पूरे के पूरे 15 सही हो। तो इन 15 के लिए अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज मैं सिलेबस लिख देता हूं। पूरी गणित को जो है हम दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। एक होगी आपके पास में अंकगणित और दूसरा होगा आपके पास में एडवांस्ड मैथ्स। ठीक है, अंकगणित के अगर टॉपिक्स की बात करें तो अंकगणित में हमारे पास टॉपिक आते हैं समय कार्य। अच्छा ये तो कोई इंग्लिश मीडियम से तो नहीं है, सारे हिंदी मीडियम से है ना? ठीक है, समय कार्य। उसके बाद बात करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत के बाद बात करते हैं लाभ हानि। लाभ हानि के बाद बात करते हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उसके बाद में अनुपात। अनुपात में साझा भी आता है, अनुपात में मिश्रण भी आता है, अनुपात के अंदर आयु आधारित सवाल भी आते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं साझा हो गया आपके पास में अनुपात, मिश्रण, आयु, औसत। ठीक है, समय, दूरी, चाल। ठीक है, समय, दूरी, चाल। उसके अलावा अगर बात करते हैं संख्या पद्धति, सरलीकरण। ठीक है, संख्या पद्धति, सरलीकरण। और अगर हम बात करते हैं लसमस्य। तो ये सारे टॉपिक जो हैं ये किसमें आते हैं? अंकगणित में आते हैं। इनमें छोटे मोटे टॉपिक और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि समय कार्य अपने आप में 3 टॉपिकों को मिला के बनाया देता है। समय कार्य में हम पाइप और टंकी वाले सवाल पढ़ते हैं। मिश्रित समय कार्य वाले सवाल पढ़ते हैं और सरल समय कार्य वाले सवाल पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं औसत में जो है, औसत में आयु आधारित सवाल भी आते हैं। देखो अब आयु आधारित सवाल जो है अनुपात में पूछे जाते हैं और औसत के अंदर भी पूछे जाते हैं। समय, दूरी, चाल भी अपने आप में 3-4 चैप्टर्स को मिला के बनता है। समय, दूरी, चाल में जैसे अगर हम बात करते हैं नाव धारा वाले सवाल, रेलगाड़ी पे आधारित सवाल, रेस पे आधारित सवाल, ये सब जो है इसके अंदर आते हैं। संख्या पद्धति अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं गुणनखंड पूछे जाते हैं। गुणनखंड के अलावा अगर हम बात करते हैं शून्य निकालना पूछे जाता है, संख्याओं के प्रकार पूछे जाते हैं, भाजकता के नियम पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक से मिला के बना हुआ है। लसमस्य, सरलीकरण, ये सब जो है आपका अंकगणित का हिस्सा है। अब यहां से अगर हम बात करते हैं इस पूरे अंकगणित के हिस्से में से आपके जो सवाल पूछे जाएंगे वो लगभग जो है 8 या 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 से 9 क्वेश्चन आपके इस सिलेबस से पूछे जाएंगे 15 में से। तो ये तो आपको पता ही है कि 15 क्वेश्चन आएंगे। अब 15 में से 8-9 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। बचा आपके पास में एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले और सबसे बड़ा ज्यामिति। ज्यामिति के 4 हिस्से होते हैं। एक तो होता है रेखा कोण, एक होता है आपके पास में त्रिभुज, एक होता है आपके पास में वृत्त, और एक हिस्सा होगा आपके पास में चतुर्भुज। ठीक है, तो ये 4 हिस्से ज्यामिति में।
दूसरा हिस्सा है आपके पास में बीज गणित। दूसरा टॉपिक क्या है आपके पास में? बीज गणित, जिसको कि अलजेब्रा बोलते हैं। तीसरा हिस्सा है आपके पास में त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। और चौथा और आखिरी हिस्सा है आपके पास में क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। इसमें दो हिस्से आते हैं, एक तो आता है 2D और एक आता है 3D। ये हमारा सिलेबस है और साथ में ग्राफ भी आएंगे। एक आध दो क्वेश्चन ग्राफ के पूछ सकते हैं वहां से भी। तो ये सारा जो है आपका सिलेबस है गणित का। तो गणित का सिलेबस जो है वो सबसे बड़ा सिलेबस में से एक है। देखो, दो सिलेबस आपके सबसे बड़े हैं, एक आपका जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है और एक आपका गणित का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप जीके में देखोगे तो जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ है। और एक आपका ये है, तो इसमें भी आपके सामने टॉपिक दिख रहे हैं। कहने को ये ऐसा लगेगा 10-15 टॉपिक है, लेकिन 10-15 टॉपिक ना होकर कम से कम 30-35 टॉपिक हैं। और 30-35 टॉपिक में कितने सवाल आएंगे? 15। अब हमें ये पता नहीं 15 सवाल कहाँ से आएंगे, ठीक है ना? तो इसलिए पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कि अगर आपको ये पता हो कि ये 2 टॉपिक है, 2 टॉपिक पढ़ लो 15 सवाल आ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। पढ़ना पूरा ही पड़ेगा और अच्छे शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। फिर भी अगर हम बात करते हैं कि वो यहां से 8-9 सवाल कहां से पूछेगा, तो 8-9 सवाल का एक परफेक्ट आइडिया ऐसे लगता है। प्रतिशत में से 1 सवाल या 2 सवाल जरूर पूछेगा वो। लाभ हानि में से सब जरूर पूछेगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जहां से वो सवाल पूछेगा ही पूछेगा आपसे। साधारण ब्याज से पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज से पूछेगा। कहां से नहीं पूछेगा वो देखो, साझा से हो सकता है ना पूछे वो, हो सकता है आयु से ना पूछे, हो सकता है लसमस्य से ना पूछे वो, ठीक है। बाकी ये जो मोटे मोटे टॉपिक है ना, जैसे समय कार्य हुआ, प्रतिशत हुआ, लाभ हानि हुआ, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, अनुपात हुआ, औसत हुआ, समय दूरी चाल हुआ, संख्या पद्धति हुआ, सरलीकरण हुआ, यहां से तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। जो ये 3-4 टॉपिक ना छोटे छोटे, साझा हुआ, आयु हुआ, लसमस्य हुआ, मिश्रण हुआ, इनमें से छोड़ सकता है। जैसे समय दूरी चाल में हो सकता है आपको नावधारा के सवाल ना पूछे, लेकिन हो सकता है ना पूछे, ये गारंटी है कि नहीं पूछेगा। तो तैयार तो अपन को सारा ही करना पड़ेगा, सिलेबस तो पूरा ही कवर होगा, ठीक है। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं इनमें से? पहले अपन देखो 2 चीजें पढ़ेंगे। पहले पूरा अर्थमेटिक पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हो। अगर मैं डे 1 से अगर एडवांस मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, बीज गणित ए एक्स वाई, तो आधे लोगों को तो ये होगा कि नहीं है बहुत टफ है। तो टफ वाला काम भी सिखाएंगे अपन, लेकिन पहले अपना जो है नींव मजबूत कर लें एक बार घर की। फिर नींव मजबूत हो जाएगी तो फिर मकान बनाने में सुविधा रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले अंकगणित स्टार्ट करेंगे। और अंकगणित में स्पेशली पहले कैलकुलेशन, गुणा भाग करना। भाई हम लोगों को क्या आता है, गुणा भाग करना भी अच्छे से नहीं आता, जोड़ना अच्छे से नहीं आता अपन को, घटाना अच्छे से नहीं आता। जैसे अगर मैं एक सिंपल सी चीज बोलूं, देखो आप लोगों को लगता है कि आप जोड़ना आता होगा ना, तो आप एक सिंपल सी चीज देखो, अगर मैं आपसे कहूं दी गई संख्या में जितने भी अंक हैं उनको जोड़ो, दी गई संख्या में जितने भी अंक हैं उनको जोड़ो, जोड़ो जोड़ो सब जोड़ो, इसमें जितने भी अंक हैं उनको जोड़ने पे आंसर क्या आएगा? ट्राई करो। 76 ठीक है। अब देखो आपके जोड़ने में और मेरे जोड़ने में क्या फर्क है, वो ध्यान सुनना। हम लोग जब जोड़ते हैं ना, आप लोग, तो आप लोग जोड़ते ऐसे हो, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23, 23 और 9, ऐसे जोड़ते ना अपन। जबकि जोड़ना ऐसे नहीं होता, जोड़ते ऐसे हैं 7 12 15 23 32 36 43 48 54 57 59 64 68 75 76, ठीक है। दोबारा देखो, अच्छा जोड़ते टाइम आप आपके जोड़ने में और मेरे जोड़ने में क्या फर्क था? मैं बार बार और नहीं बोल रहा था कि 7 और 5 12, 12 और 8 20, ऐसे बोल रहा था कि मैं नहीं, मैं सिर्फ जोड़ रहा था। देखो
7, 12, 15, 23, 32, 36, 43, 48 ऐसे जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जोड़ते टाइम क्या होता है कि हम चीजों को कम बोलते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को पता है करना क्या है, लेकिन हम बार बार उसको बोल के टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो अगले 2-3-4 दिन जो है मैं आपको यही चीजें सिखाने वाला हूँ। पहले इनको सीखेंगे, पहले अपन गणना करना तो सीख लें। अगर मैं कहूँ कि गणना करना नहीं आता, गुणा करना नहीं आता, तो फिर मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले अपन जो चीज सीखने वाले हैं इसमें है गुणा करना। अगले 2 से 3 दिन अपन ये चीजें सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे, और जो बताऊंगा उसको घर जाके प्रैक्टिस भी करनी है। सबसे पहला तरीका 11 से गुणा कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो नॉर्मली, हाँ बिल्कुल, नॉर्मली हम क्या करते हैं 11 पंजे 55 का 5 हासिल में 4 ऐसे करते हैं ना। कभी भी किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना होता है तो गुणा करते नहीं, जोड़ते हैं। सबसे पहले 5 लिख दो, 5 और 4 कितना हुआ, 4 और 3 कितना हुआ, 3 और 2 कितना हुआ, 5, 2 और 1 कितना हुआ, और आखिरी में 1। ये आपका आंसर। अगर हम कभी भी किसी भी संख्या को 11 से गुणा करते हैं तो 11 से गुणा करना ही नहीं होता, क्या होता है, जोड़ना होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए ये आपको करना है 9 4 6 5 2 7 6 मल्टीप्लाई बाई 11, तो अगर इनको 11 से गुणा करना है तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे लास्ट में क्या आएगा, 6, ये आ गया। बताओ फिर 6 और 7, 13 का 3 हासिल में 1, बताओ 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल में 1, 2 और 5 7 और 1 5 और 6 हासिल में 1, 6 और 4 10 और 1 हासिल में 1, 4 और 9 13 और 1 हासिल में 1, 9 और 1 कितना हुआ, 10। ये आपका आंसर। तो आपका आंसर आया 104118036। तो ये 11 से गुणा कर दिया। अच्छा, ना केवल अपन 11 से गुणा करते हैं, बल्कि 11 का कोई भी गुणा जो, जैसे 121 हुआ, 1331 हुआ, इन सब से भी गुणा कर सकते हैं। आप मेरे को ये बताइए कि अगर मैं ये कहता हूं कि 121 जो होता है, 121 का मतलब क्या होता है, 11 गुणा, और 1331 का मतलब क्या होता है, 11 गुणा 11 गुणा। तो अगर ये भी दिख जाए ना आपको तो भी कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं आपसे कहता हूं एग्जाम में ये आ गया कि 23,572 को आपको गुणा करना है 121 से। अब बताओ 121 का मतलब 11 होता है कि 11 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 11 वाला नियम कितनी बार लगेगा, 2 बार। सबसे पहले 2 आ गया, 2 और 7 9 आ गया, 7 और 5 12 का 2 हासिल में 1, 5 3 8 और 1 हासिल का 9, 3 और 2 आखिरी में 1 बार हो गया ना। एक बार और करेंगे, बताओ क्या आएगा, 9 और 2 11 और 1, 2 और 9 11 और 1, 9 और 5 14 और 1, 5 2 7 और 1, और आखिरी में कितना आएगा, ये आपका आंसर। तो आपका आंसर आया यहाँ पे 28,52,212। ये हमने 23,572 किससे गुणा किया है, 121 से। आपका आंसर आ रहा है। अच्छा, अगर मान लो 121 के अगर 1331 होता तो 1331 में 11 का नियम कितनी बार लगता, 3 बार। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए 34076 मल्टीप्लाई बाई 1331 है। अब बताओ 1331 का मतलब 11 का नियम हमें कितनी बार लगाना है, 3 बार। तो ये जो अपन ने विधि लगाई है ये कितनी बार लगानी है, 3 बार। सबसे पहले क्या आएगा, 7 6 13 का 3 हासिल में 7 और 0 7 और 1 0 और 4 4 और 3 आखिरी में 1 बार हुआ। ऐसा कितनी बार करना है, यहां कितना आएगा, 6 3 8 3 8 4 12 और 1 7 4 11 और 1 7 3 10 और 1 आखिरी में 3 और 1 हो गया क्या, 1 बार और। बताओ कितना आएगा, 6 9 और 6 9 और 1 10 और 1 और 3 और 1 4 और 1 3 2 2 और 1 4 और 1 और आखिरी में ये आपका आंसर 453555156। ये आपका 1331 से गुणा करने पर आ गया। अच्छा, ये तो मेरे को समझ में आएगा 11 121 1331 में लग रहा है,
लेकिन मान लो अगर 11 की जगह 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44, 55, 66 और 77 आ जाए, तब भी लगेगा। देखो कैसे। अगर मैं आपसे ये कहूं, सुनना ध्यान से, कि 77 को 1500 और 72 से गुणा करो, तो अब बताओ 77 को 1572 से गुणा करोगे, टाइम लगेगा। 77 का पहाड़ा आता नहीं है अपन को। लेकिन 77 का मतलब क्या होता है? 7 गुणा 11, 7 गुणा 11। 7 का पहाड़ा सबको आता है। तो पहले 7 से गुणा कर ले मैं इसको। बताओ 7 दुनी, ठीक है, हासिल में 1, 7 7 49 और 1 50, 7 में 35 और 5 40, 7 एकम 7 और 4 11। अच्छा बताओ ये जो है 1572 को अभी किससे गुणा किया है? 7 से। आप किससे गुणा करेंगे? और 11 का नियम तो होता है, तो 11 वाला नियम लगा दो, तो क्या आएगा? 0 और 4, 0 और 0, 0 और 1, 1 और 1, और आखिरी में ये आपका आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, 1,21,044। ये करना है। अगर मान लो यहाँ 77 की जगह 88 होता तो क्या करते? 8 से गुणा करके 11 वाला नियम लगा देते। तो अभी आपने ये समझा कि अगर 11 आ जाएगा तो भी हो जाएगा, 22 आ जाएगा तो भी हो जाएगा, 33, 44, 121, 1331 और 77, 88 किसी में भी कर सकते हैं ना। तो ऐसी संख्याएं दिखती है तब गुणा करते नहीं है, जोड़ते हैं सिंपल से। ठीक है, इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। बढ़िया कि ये सब जो चीजें हैं ये 11 से गुणा करने पर अप्लाई होती है। तो पहली चीज समझ में आ गई है कि 11 से कभी गुणा करना दिखे तो वहां पे ये चीज लुकती है। अब इसका फायदा कहाँ होता है सबसे ज्यादा? ये वाली ट्रिक सबसे ज्यादा काम में आती है साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में, इनमें काम में आती है। कैसे? कि अगर मान लो कल को मैं ये कहूं कि चक्रवृद्धि ब्याज जब आप पढ़ रहे होंगे
तब अगर मान लो सवाल ऐसे आ जाए कि 12,345 रुपए पर आपको 10% की दर से जब 2 साल का ब्याज मिलेगा ना, तो ये चीज आपको हल करनी पड़ेगी वहां पे। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा देखने को मिलेगा आपको, और चक्रवृद्धि ब्याज में जब ऐसा देखने को मिलेगा तो बताओ 121 से गुणा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अपन तो वही वाला तरीका लगाएंगे कि भाई 5 आ गया, 5 4 9 आ गया, 4 3 7 आ गया, 3 2 5 2 1 3 और 1 एक बार हो गया, एक बार और करेंगे। 5 9 14, 9 7 16 और 1 17, 7 5 12 और 1 13, 3 5 8 और 1 9, 3 और 1 4 और आखिरी में 1। बताओ ये जो गुणा करने पर आया है ये गुणा हो गए, और चूंकि नीचे 100 है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। बताओ हमारा आंसर कितना आया? 14,937 रुपए और 45 पैसे। तो ऐसे बीच बीच में गणनाओं में काम में आएगी ये चीजें, ताकि जब अपन गुणा करें ना तो आपको पता तो रहे कि सर ने गुणा कैसे किया है। अच्छा, यहां पे ये चीज ठीक है। अब अगर मान के चलते हैं अपन कभी भी ऐसी संख्याओं को गुणा करते हैं, जैसे मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं आपके पास में कि 75 को 85 से गुणा किया, 95 को 105 से गुणा किया, 35 को 45 से गुणा किया। मान लीजिए अगर मैं 125 को 135 से गुणा करता हूं, या फिर मैं अगर गुणा करता हूं 175 को 185 से। अच्छा, तो ये जितनी भी ये गणनाएं हैं इन सब में एक चीज कॉमन है कि सबके आखिरी में क्या रहा है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि सबका इकाई अंक जो है वो कितना है? 5। पहली चीज तो सबका इकाई अंक 5 है, फिक्स है। दूसरी चीज आप देखो कि तो संख्याओं का अंतर कितने कितने का है? 10 10 का अंतर है। बताओ 75 85 का अंतर 10 का, यहां भी 10 का, यहां भी 10 का, यहां भी 10 का। तो दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए कि संख्याओं का अंतर जो है वो कितने का होना चाहिए। तो अगर कभी ऐसी कोई कैलकुलेशन मिले कि जहां पे संख्याओं का अंतर 10 का और इकाई अंक कितना रहा? 5, तो फिर वहां पे अपन थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। देखो कैसे। कभी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर आप 15 को 25 से गुणा करो, भाई देखो उनके टेबल आपको नहीं आते लेकिन 15 का पहाड़ा सबको आता होगा। बताओ 15 5 75 हासिल में। अच्छा 15 दूनी 30, 30 और 7 कितना होता है? ऐसे ही होगा ना। अब इसके 2 टुकड़े कर लो, ठीक है। कभी भी ऐसी जब गणनाएं होती है जिनके बीच का अंतर कितना हो? 10, और साथ में जिनका इकाई अंक समान हो, कितना कितना हो? 5, तो उनके आखिरी में 2 अंक फिक्स होते हैं। बताओ कितना आएगा? तो इन सभी गणनाओं के आखिरी के 2 अंक फिक्स हैं। सबके आखिरी में कितना आएगा? सबके आखिरी में 75 आएगा। पहली चीज तो ये समझ में आई, ठीक है। दूसरी चीज समझो, बताइए ये जो 3 है ये आया कैसे? बताओ इन दोनों में से 1 और 2 में से बड़ी संख्या कौन सी है? और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 2 के स्क्वायर में से 1 कम कर लो, बताओ कितना आ गया? यानी कि आखिरी के 2 अंक तो 75 आएंगे आएंगे, और बाकी जो संख्याएं बची बताओ 7 और 8, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 में से 1 कम करो, बताओ आंसर कितना आया? 63 75। बताइए 9 और 10 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 10 का स्क्वायर, 100 में से 1 कम करो, 99 75, ये आपका आंसर। अच्छा बताइए 3 और 4 में से बड़ा कौन सा है? 4 का स्क्वायर, 16 से 1 कम करो, 1575। बताइए 12 और 13 में से बड़ा कौन सा है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 में से 1 कम करो, 168। आंसर कितना आया? 16,875। अच्छा तो ये 17 और 18 में से बड़ा कौन सा है? 18 का स्क्वायर 324, 1 कम करो, 323। बताओ आंसर कितना है? 32,375। अगर कभी भी ऐसी गणना मिलती है जहां पे संख्याओं का इकाई अंक 5 हो और बीच का अंतर कितना हो? 10, तो वहां पे आप फटाफट गुणा करके कैसे बता सकते हो? ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है अपन को। अब ये चीज कहां देखने को मिलेगी बताता हूं, चलो इसका एक उदाहरण बताता हूं आपको। जब लाभ हानि पढ़ोगे ना, लाभ हानि हुआ, प्रतिशत हुआ, तो उनमें कई सवाल ऐसे आते हैं। मान लीजिए यहाँ 7,000 रुपए लिखा हुआ है, 70,000 लिखा हुआ है। दी गई संख्या में पहले 5% की वृद्धि की गई, फिर 5% की कमी कर दी गई।
ठीक है, पहले 5% की वृद्धि फिर 5% कमी। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो जब 5% की वृद्धि करोगे तो यहाँ कितना आएगा, और फिर 5% कमी करो कितना आएगा। अब आप बताइए, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो तो कट गए, लेकिन 105 को 95 से गुणा तो करना पड़ेगा ना। अब बताओ 105 और 95 का अंतर कितना होता है, 10। अंतिम अंक क्या है, 5। तो क्या हम कह सकते हैं कि 75 तो आएगा ही आएगा। छोटी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है, 10 का स्क्वायर, 100 में से 1 कम करो, ये आ गया। और गुणा किससे करना है, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये चीजें देखो, कहने को बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब आएगी ना तब आपको लगेगा बोले नहीं इसका बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, तो पहले ये उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बता लिया, ये समझ में आ गया सबको। अब देखो, एक तो ये तरीका है, और ये तरीका लगाने के लिए दोनों चीजें मिलना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें मिल जाती है तो ये तरीका फिट बैठेगा, वहां पे लगा सकते हो आप। अगली चीज समझना, अगर मान लीजिए मैं ये करता हूं, जैसे अब कुछ गणनाएं लिख रहा हूं, इनको भी ध्यान समझना। इक्यावन को 59 से गुणा किया, या 123 को 127 से गुणा किया, या फिर 253 को 254 से गुणा किया, 257 से गुणा किया। अच्छा, ये जितनी भी कैलकुलेशन लिखी है इनमें भी दो चीजें कॉमन है। पहली बात तो जितनी भी कैलकुलेशन लिखी है सबका इकाई अंकों का योग जो है, तो सबका इकाई अंकों का योग कितना है, 10। देखो 8 और 2 10, 4 और 6 10, 9 और 1 10, 7 3 10 10। दूसरी चीज है कि शेष अंक जो है वो आपस में क्या है, समान। देखो शेष अंक का मतलब है यहाँ 8 आ रहा है तो यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है तो 13, 5 आ रहा है तो 5, 12 आ रहा है तो 12, 25 आ रहा है तो 25। अब अगर ऐसी गणनाएं देखने को मिलती है तब क्या करना होता है, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं फिर समझेंगे इसको। मैं मान लीजिए अगर मैं कभी भी 31 को 39 से गुणा करता हूं, ठीक है, 31 को मैं किससे गुणा कर रहा हूं, 39। तो 31 को 39 से गुणा करने पे क्या आंसर आएगा, आंसर ऐसे आता है। देखो नॉर्मल तो अपन ऐसे गुणा करते हैं ना कि 31 गुणा 39 हो गया, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 आ गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया, 7 3 10, 9 10 2 12 आ गया। सही ऐसे करते हैं। तो इसको समझने के लिए आप जो है ये जो 1209 आया ना, इसके दो टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये। इसको आप ऐसे समझेंगे, देखिए आ कैसे रहा है। अच्छा, इसका इकाई अंक कितना है, 1। इसका इकाई अंक 1। अच्छा, 1 को अगर मैं 9 से गुणा करता हूं कितना आता है, 9।
1 को 9 से गुणा किया 9, ठीक है। अब बताओ शेष अंक जो है वो तो कितने कितने हैं, 3 3। तो 3 जो शेष अंक समान है उसके अगला नंबर जो होता है 4, उसको उससे गुणा कर दो, ठीक है। 1 को 9 से गुणा किया 0 9 आ गया, और 3 को 4 से गुणा किया 12 आ गया। इसको आप ऐसे समझोगे कि जब भी ऐसी दो चीजें दिखती है कि इकाई अंकों का योग 10 हो और शेष अंक समान हो, तो दोनों इकाई अंक को गुणा करके तो 2 अंक यहां लिख दो, और जो शेष समान अंक है बताओ शेष समान अंक क्या है, 3, उसको अगली संख्या से गुणा करेंगे, और 3 के बाद अगली संख्या क्या होती है 4, तो 3 चौक 12 ऐसे आ गया। अब करते हैं सबको, बताइए इकाई अंक कितना है, और यहां इकाई अंक 8 दूनी 16। और बताओ ये जो समान अंक है ये 8 है, 8 के बाद क्या आता है 8 नाम, तो आंसर कितना आया 72 16। बताओ यहां पे इकाई अंक कितना है, यहां पे 6 चौक 24 आ गया यहां पे। अब बताओ 13 को किससे गुणा करोगे, 14 से, तो 13 को जब 14 से गुणा करते हैं तो 182 आता है। भाई 13 को 14 से गुणा करते हैं ना तो 182 आता है, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 करते हैं। अच्छा तो यहां पे इकाई अंक क्या है बताओ 9, 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 या 0 9 0 9, तो सबसे पहले तो 0 9 आ गया। उसके बाद बताओ 5 को किससे गुणा करोगे, 5 इंटू 6 कितना आया, तो 3009 आपका आंसर। बताइए 7 को किससे गुणा करोगे, 7 तिया, और 13 को किससे गुणा करो, 12 को किससे गुणा करोगे, तो 12 इंटू 13 156, 15,621। अच्छा था ये यहां 7 को 3 से गुणा किया 21, और 25 को किससे गुणा करोगे, तो 25 को जब 26 से गुणा करते हैं 650 आता है, तो 650 ये आ गया, ये आपका आंसर। तो ये सारे कैलकुलेशन इस तरह से हो रहे हैं। देखो शर्तें बहुत सारी हैं, एक दिन में आप गणित नहीं सीख सकते, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कल भी कहा था कि अगले 4 से 5 महीने जो है मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा, और सिलेबस बड़ा है, धीरे धीरे बढ़ेंगे अपन। लेकिन एक एक क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बीच में छुट्टियां करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। एक क्लास छोड़ने का मतलब है कि अगले 4-5 दिन परेशान रहोगे, तो इसलिए कोई भी क्लास नहीं छोड़नी है, सारी चीजें लिखते हुए चलनी है, और घर जाके रिविजन जरूर करना है अपन को, ठीक है। उतारो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और जीके में हम लोगों ने केमिस्ट्री से स्टार्ट करवाया, आपका अरुण सर ने पढ़ाया होगा, आपको समझ में आया, ठीक है बढ़िया, ठीक है। जीके में हम जल्दी आपकी ना क्लासेस जो है 2 घंटे ही करेंगे, क्योंकि जीके का बड़ा पोर्शन है और सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैथ्स की 1 घंटे की रहेगी, रीजनिंग की 1 घंटे की रहेगी, और जीके की हम कोशिश करेंगे कि 2 घंटे रोज क्लास दें आपको, ठीक है। हो सकता है अभी सीटी का एग्जाम है, बहुत सारे लोग कहीं से बच्चे इसलिए भी नहीं आ रहे, तो जैसे सीटी का एग्जाम होगा 5 7 8 तारीख, कितनी तारीख का है, 4 को और 4 5, तो 11 के बाद में हम लोग जो है आपकी क्लास जो है जीके की 2 घंटे कर देंगे, ठीक है। और उस टाइम पे अब ये बताओ 2 घंटे एक ही सब्जेक्ट चलने दें जीके में, या 2 अलग अलग सब्जेक्ट लगाएं, अलग अलग, मेरे हिसाब से एक ही सब्जेक्ट चलने दो, अलग अलग चलने दे, चलो ठीक है, देखते हैं। फिर एक काम करेंगे, फिजिक्स के साथ में जो है बायोलॉजी भी लगा देंगे, ठीक है। साइंस की नहीं, दूसरी, ठीक है, चलो देख लेंगे। फिर जैसा भी आप चाहोगे, पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी चलाना चाहेंगे, एक सब्जेक्ट वो चला देंगे, ठीक है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कर रहा हूं मैं, कि जीके का हमारे पास में सबसे बेस्ट पैनल है राजस्थान में, चाहे आप कहीं भी पढ़ के देख लेना। बस ये है कि अभी हम लोगों ने नया स्टार्ट किया है अभी एसएससी वाला, इसलिए आपको थोड़े से कम बच्चे दिख रहे होंगे। बाकी अगर आप 6 महीने बाद देखोगे, आपको सारे बैच भरे हुए देखेंगे। मॉर्निंग में हमारे एसएससी का नया बैच था, पूरा फुल है वो, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़े, अगला देखते हैं। नेक्स्ट चीज है कि अगर हम बात करते हैं, ये वाली कैलकुलेशन तो हो ही गई है आपके पास, इस तरह से कर लोगे आप।
एक होता है 99 से गुणा, ये भी कई बार काम में आता है। किसी भी संख्या को जब 99 से गुणा करते हैं, चाहे संख्या कोई सी भी, 2 अंकों की, 3 अंकों की, किसी की भी, तो 99 से जब गुणा करते हैं तो बहुत एक आसान सा तरीका होता है। जैसे कोई भी एक 2 अंकों की संख्या लेते हैं अपन, कोई भी एक 2 अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे कि अगर मैं 45 को 99 से गुणा करता हूं, ठीक है, 45 को 99 से गुणा करते हैं, तो बेसिक तरीका क्या होता है कि भाई अपन ऐसे लिखेंगे 99 गुणा 45 और फिर भाग लगाते, करते ना ऐसा, जबकि अपन ऐसा करेंगे ही नहीं, 100 से गुणा करेंगे। चलो उससे भी सिंपल तरीका बताता हूं, 100 में से 45 घटाओ, 100 में से 45 घटाओ 55, यहां तो कोई समस्या आई नहीं ना। 45 में से 1 कम करो, यहां तक कोई समस्या आई, तो बस आंसर आ गया आपका 44, 55 आपका आंसर आ गया। गुणा करके देखें एक बार, 45 गुणा 99, बताओ 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36 और 4 कितना हुआ 40, यहां भी 40 आएगा, सही है। यहां 5 5 4 4, ये आपका आंसर। कुल मिला के करना क्या होता है उसको समझाता हूं मैं आपको। कभी भी 99 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, उस संख्या को पहले तो 100 में से घटा के लिख दो, और उस संख्या में से भी 1 कम कर दो, ये तरीका है। अब कोई सी भी 2 अंकों की संख्या दूंगा, सब जगह ये लगाना है अपन को, समझ में आई चीज। जैसे एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनना भी। अगर मैं 64 को 99 से गुणा करूं, 64 को सबसे पहले 100 में से घटाओ 36, और 64 में से 1 कम कर दो 63। अरे आया समझ में, हो गया। अगर मैं जो है, चलो ये संख्याएं तो मैं घर से याद करके आया था, 2 संख्याएं, अब 2 आप बता दो, कोई सी भी 2 अंकों की संख्या, कोई सी भी 2 अंकों की संख्या बताओ, कितना 78 गुणा 99, 78 गुणा 99, 78 100 से कितना कम है 22, तो 22 लिख दिया। और 78 में से 1 कम कर दो, 1 कम करना है ना, ये आंसर। हाँ अपना क्या था 99 गुणा 99 भी, बताओ भाई 99 100 से कितना कम है 1, तो 2 अंकों में क्या लिखेंगे, और 99 से भी 1 कम करो 98 0 1। हाँ भी सही है, ठीक है, समझ में आ गई चीज। चलो बताओ, बिना पेन चलाए बताएंगे कि 58 को 99 से गुणा करने पर क्या आएगा। 58 को 99 से गुणा करने पर 57 42, भाई 58 में से 1 कम करो 57, और 100 में से 58 घटाओ 42, 57 42 आ गया। तो आखिरी के 2 अंक तो 42 आए, और 1 अंक घटाने पर 57 आया। ये समझ में आई। अब बात करता हूं मैं 3 अंकों की संख्या की। अभी मैंने 2 अंकों की संख्या की बात करी, अब 3 अंकों की संख्या की बात करता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं 742 है, उसको किससे गुणा करो 99 से, ठीक है। पहले एक सिंपल लेते हैं ना, 142 को लेते हैं पहले, फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 354 को, फिर तीसरा लेते हैं 756 को, और 2 एग्जाम्पल आप बता दो भाई, नहीं तो कई लोगों को लगेगा घर से याद करके आए सर। हाँ 2-3 अंकों की संख्या बताओ भाई। 399, हाँ इधर से भी एक जवाब आया था 767। एक और ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी के मन में हो कोई, इन दोनों को मैंने बिठाया था यहाँ पे और कोई तो एग्जाम्पल नहीं है, चलो मैं ले लेता हूँ 964 ले लेते हैं ना। इन सबको किससे गुणा करना है 99 से। चलो भाई देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान समझना है ना, तरीका वही है, बस थोड़ा ध्यान समझना है। बताओ पहले हम क्या कर रहे थे, 45 को 100 में से घटा रहे थे, क्योंकि 45 100 से छोटा था। पर क्या एक बार बताओ, 142 को 100 में से घटा सकते हो क्या? तो 142 को किस में से घटाएंगे 200 में से। बताओ 200 में से 142 घटाया कितना आया 58। 200 में से 142 घटाया कितना आया भाई 58। ठीक है, अब आप बताइए हम क्या कर रहे थे, 45 में से 1 कम कर रहे थे। 1 का मतलब होता है 100, 100 का मतलब क्या होता है, अरे 100 का मतलब क्या होता है 1, तो 200 का मतलब 300 का मतलब 3, 400 का मतलब 4।
तो चूंकि अपन ने इस नंबर को 200 में से घटाया है, इसलिए 142 में से एक नहीं, कितना कम करना है? 142 में से 2 कम करो, कितना आया? 140। समझना ध्यान से। 142 100 में से घटेगा नहीं, 200 में से घटेगा। 200 में से 142 घटाया, कितना आया? 58। और साथ में 142 में से एक नहीं कम किया, कितना कम किया? तो 140। अब समझो 354 किस में से घटेगा? 400 में से। 400 में से 354 घटाया, कितना आया? 46। कितना घटाया है? 4। तो 354 में से 4 कम करो, 350। बताइए 756 किस में से घटेगा? 800 में से घटाओ 756 को, 44। चूंकि हमने 800 में से घटाया है तो इसमें से भी 8 कम करेंगे। 756 में से 8 घटाओ, 748। बताओ 399 किस में से घटेगा? तो 400 में घटाओ, कितना आएगा? 1 के 01, 01। उतार बाद में लेना, समझ ले पहले, ठीक है? तो 399 को 400 में घटाया, कितना आया? 01। और चूंकि 400 में से घटाया है तो कितना कम करेंगे? 4। 399 में से 4 कम किया। अच्छा 767 को किस में से घटाएंगे? 800 में से घटाएंगे, कितना आएगा? 33। और चूंकि 800 में से घटाएंगे तो 8 कम करो, 759। सही है क्या? 964 को किस में से घटाएंगे? 1000 में से। 1000 में से घटाओगे, कितना आएगा? 36। 1000 का मतलब कितना होता है? 10। 10 कम करोगे, 954। ये आपका आंसर। समझ में आ गया क्या? बता लो। बता लिया? अब देखो 99 के साथ साथ में एक चीज और समझो। अगर 99 के बजाय 999 आ जाए तब भी आप ये चीज काम में ले सकते हो। अगर 99 के बजाय 999 से गुणा करने की नौबत आ जाए तब भी आप ये काम में ले सकते हो। कैसे? वो समझते हैं। अच्छा 99 किसके आसपास था बताओ? 100 के। और 999 1000।
तो जैसे वहां 100-200 में से घटाते थे, यहाँ पे 1000-2000 में से घटाते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जो है एक संख्या दे दी जाए 75, और 75 को 999 से गुणा करना हो, तो वही तरीका लगेगा जो वहां लगाया था अपन ने, लेकिन फर्क इतना सा है, वहां 100 में से घटाते थे, यहाँ 1000 में से घटाएंगे। बताओ 1000 में से 75 घटाओ, 925। तो आखिरी के 3 अंक आ गए 925। सबसे पहले 1000 में से 75 घटाया तो 925, तो ऐसे आ गया। अब 1000 का मतलब होता है 1, 75 में से 1 कम करो भाई, 75 में से 1 कम करो, कितना आया? 74। ये आपका आंसर 74,925। अगर मैं 999 को 75 से गुणा करता हूं तो आंसर आएगा 74,925। अब आगे समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहता ना 82 को 999 से गुणा करो, तो आप पहले 82 को किस में से घटाते? 1000 में से। 1000 में से घटाते तो कितना आता? 918। और एक 82 में से कम कर देते तो कितना आता? 81। अगर मैं मान लो 3 अंकों की संख्या लेता हूं, जैसे 436 ले लिया मैंने, और 436 को 999 से गुणा करूं, तो पहले 436 को किस में से घटाना पड़ेगा? 1000 में से। 1000 में से 400 घटाओ, 600। 600 में से 30 घटाओ, 600 में 36 घटाओ, कितना आएगा? 564। अरे 564 ही तो आएगा ना। 1000 में से 436 घटाओगे, 564 आया। और 1000 में से घटाया तो कितना कम करेंगे? 1। किस में से कम करेंगे? 1। 436 में से 1 कम करो, कितना आया? अब देखो अपने आप में एक बहुत बड़ी गणना है। अगर आप 436 को 999 से गुणा करोगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपने यहाँ कितनी जल्दी कर दिया। 436 को 1000 में से घटाया 564, इसमें से 1 कम कर दिया 435। जैसे 872 को 999 से गुणा करो आप, सबसे पहले क्या करोगे? बताओ सबसे पहले क्या करोगे? 872 को 1000 में से माइनस करोगे, कितना आएगा? 128। और चूंकि 1000 में से माइनस किया है तो इसमें से 1 कम करेंगे, 871। तो आंसर आएगा 8,71,128 गुणा करने पर। ठीक है। अगर मैं ये कहूं, ध्यान सुनना, एक उदाहरण और बताओ आप इस पे। अगर मैं ये कहूं कि 942 को 999 से गुणा करूं, तो 942 को किस में से घटाओगे? 1000 में से। कितना आ रहा है बताओ? 064 की 058? 058 आएगा ना। और फिर 1 कम कर दो 942 में से, तो 9,41,058। संख्या अगर 1000 से छोटी होगी तो 1000 में से घटा लेंगे। लेकिन मान लो कल को संख्या 1000 से बड़ी हुई, तो अब 1000 में से घटेगा कि 2000 में से घटेगा? 2000 में से 1252 घटाओगे तो 748 आएगा। और चूंकि 2000 में से घटाया तो कम भी कितना करेंगे? तो 1252 में से 2 कम करो, तो आंसर आएगा 12,50,748। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि 6,448 को मैंने 999 से गुणा किया, बहुत बड़ी गणना हो गई। बताओ 6,448 किस में से घटेगा? 7,000 में से। 7,000 में से घटाओगे तो क्या 552 नहीं आएगा? क्या 552 ही आएगा? और चूंकि 7,000 में से घटाया है तो कम भी कितना करेंगे? 7 कम करोगे तो कितना आएगा? 6,400। देखो कितना आंसर आया? 64,41,552। अगर गणना करते तो कितना टाइम खर्च होता है इसमें? समझ गए? एक लास्ट एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं। 9,705 गुणा 99, 999। 10,000 में से माइनस करो, कितना आएगा? 295। और 10,000 में से माइनस करा है तो क्या कम करेंगे? 10 कम करो 9,705 में से, 9695 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 96,95,295 आपका आंसर। समझ में आ गई चीज? बता लेना इसको भी।
बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड लेके चलेंगे अपन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल जो चीजें पूछी जाती है जिस तरह से पूछता है वैसे के वैसे लेंगे अपन। बस घर जाके रिवीजन कर लेना इन सब चीज़ों का, और कुछ नहीं करना है आपको। और अलग से कोई किताब विताब परचेज करने की पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वही पढ़ना है बार बार अपन को। तो गुणा करने में अगर ये चीजें देखने को मिलती है तब तो ऐसे करना है, दो तीन चीजें और है, फिर एक दिन में ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें याद करनी है आपको। एक तो 11 से गुणा करना बताया मैंने, ठीक है, 11 से, 22 से, 33 से, 121 से, 1331 से। एक मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या को अगर इकाई अंक 5 होता है और अंतर 10 होता है तो गुणा कैसे करते हैं। एक मैंने आपको बताया कि अंकों का, इकाई अंकों का योग 2 10 हो और शेष अंक समान हो तो कैसे करते हैं। एक मैंने आपको बताया कि 99 से गुणा करते कैसे करें, 999 से आता है तो गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें घर जाके प्रैक्टिस करनी है आज, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे इससे आगे। क्लियर? कल का टाइम क्लास का वही रहेगा, 3 बजे से लेके 6 बजे तक का।